नमस्कार दोस्तों। मूल विधि की यूपीएसआई पराक्रम बैच की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और कल जिस क्वेश्चन आंसर सेट की आपसे चर्चा की जा रही थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ और ऐसी जानकारी आधारित वन लाइनर प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पहले आपको कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि किन धाराओं में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सेक्शंस में क्या क्या बातें कही गई हैं। और चूंकि आप ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में और दूसरे जो कुछ स्टेट्स हैं उसमें जो लीगल अवेयरनेस है, जो कानूनी जो अभिज्ञता है, वह इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब आप सब इंस्पेक्टर के जॉब पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एक आईओ के रूप में, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में भी काम करना होता है। और ऑफेंसेस होने के बाद, वारदात होने के बाद फिर उन पर क्या चार्जेस लगेंगे, इन चार्जेस के आधार पर एक पूरी चार्जशीट तैयार करनी पड़ती है। तो इस दृष्टि से ये एक ऐसा विषय है जो आपके नौकरी के दौरान के काम काज से जुड़ा हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये केवल पढ़ाई का ही पार्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी ट्रेनिंग का भी पार्ट है। मूल विधि में जो भारतीय न्याय संहिता जो है उस पर बहुत सारी चीजें कही गई, जैसे योजना मैगजीन ने उस पर एक पूरा संस्करण निकाला। फिर इसके साथ ही पिछले साल कुछ परीक्षाओं में सीधे सीधे भारतीय न्याय संहिता पर प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा बहुत से ऐसे पुलिस फोर्सेस थी कुछ स्टेट्स की, जिन्होंने अपने कैडेट्स के जानकारी को, उनके जागरूकता को बढ़ाने के लिए दरअसल भारतीय न्याय संहिता का पूरा एक कंपाइलेशन निकाला। तो उसी कंपाइलेशंस में से दिल्ली पुलिस के द्वारा लिए जो कंपाइलेशन निकाला गया भारतीय न्याय संहिता, तो ये कंपाइलेशन बच्चों बहुत जल्दी ही इसका सरल संक्षिप्त रूप जो है ई बुक के रूप में हम लोगों के ऐप पर आपको उपलब्ध होगा और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। दूसरी जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों में, अगले सप्ताह से या उसके थोड़े दिन बाद से, आप कुछ ऑफलाइन सेंटर्स पर पराक्रम बैच से जुड़े हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो यूपीएसआई के ऑफलाइन टेस्ट वो दे पाएंगे। इसमें सबसे पहला जो टेस्ट सेंटर होगा वह टेस्ट सेंटर प्रयागराज का होगा, जहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन कॉल्स, बहुत सारे बच्चों के, हमारे जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं या जो नई तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके कॉल्स आ रहे हैं। उनकी चिंता ये है कि वो एक ऐसे प्रैक्टिस इन्वायरमेंट में अपने आप को चेक करें जो प्रैक्टिस इन्वायरमेंट उन्हें एग्जाम में मिलने जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ या आपके बेहतरी के लिए की जा रही हैं। जो हम लोगों की टीम है वो टीम बहुत ही अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम है। इसमें से कोई ऐसा प्रशिक्षक नहीं है जो 5-10 साल से कम अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। जैसे अजय राणा सर हैं जो मैथ्स के बहुत ही प्रतिष्ठित जो एकेडमीज रही हैं दिल्ली आधारित, उनमें प्रशिक्षण प्रदान करते रहे हैं। मनीष सर जो है वो प्रयागराज के मनीष सिंह रीजनिंग के धुरंधर हैं, तो वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तिवारी सर जो हैं वे बहुत सी बड़ी एकेडमियों में, बड़ी संख्या वाली एकेडमियों में हिंदी विषय को लेकर लगातार बच्चों को बहुत सुनिश्चित, बहुत ही सधा हुआ मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। संजय जो है ये बहुत वर्षों से जीएस और जीके की तैयारी से जुड़े हुए रहे हैं और इसके साथ ही पीसीएस मेंस और इंटरव्यू देने के क्रम में ये बहुत पहले से संजय जो है हमसे जुड़े हुए
रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के लोगों की जो टीम है वो टीम क्या है बनाई गई है। आरिफ सर जो हैं वो जनरल साइंस के बहुत ही दिग्गज टीचर हैं, ऑलरेडी क्या है लेक्चरर हैं उत्तर प्रदेश में, और वे अपने शौक की वजह से क्या है पढ़ाते हैं। और इसके साथ ही क्या है प्रिंस सर हैं जो लगातार क्या है बच्चों का मार्गदर्शन क्या है प्रदान करते रहे, उनको भी पर्याप्त अनुभव है और बहुत ही जनरल स्टडीज जीके की बहुत ही जबरदस्त फैकल्टीज में शुमार है उनका नाम। तो ये सब जो टीम है ये एक बहुत सधी हुई क्या है टीम क्या है बनाई गई है। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं जो कल प्रश्न हमने लिए थे। पहला प्रश्न मैंने लिया था बीएनएस 2023 में अटेम्प्ट, अबेटमेंट और आपराधिक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी, प्रयत्न, उत्प्रेरण और षड्यंत्र से संबंधित का प्रमुख संरचनात्मक बदलाव किया गया है। दरअसल ये कंपैरिजन आप तब सब समझ पाएंगे जब आप इंडियन पैनल कोड को और बीएनएस को क्या है कंपैरेटिवली देखेंगे, तो उसमें आप ये समझ पाएंगे कि इंडियन पैनल कोड 1860 में इनको अलग अलग चैप्टर्स में रखा गया था, लेकिन जो ये हमारी जो बीएनएस है 2023 में जो आई, इसमें क्या है इन तीनों को एक साथ लाया गया और इसको क्या है अध्याय 4 में क्या है रखा गया। ये कल मैं फिर से जो चीजें हैं उसको डिस्कशन कर देता हूं। तो पहले का बच्चों क्या है सी आंसर क्या है होगा, ये आपको बताया गया था। दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। भारत में अपराध करने के लिए बाहर से की गई उकसावे को दंडनीय बनाने वाली धारा कौन सी है? ये भी बच्चों बीएनएस 2023 से संबंधित सेक्शन के बारे में क्या पूछ रहा है। यहां पर आप सभी को यह पता होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार सेक्शन 48 जो है वह उकसावे को दंडनीय बनाने वाली धारा है। तो ध्यान रखना है, बहुत से लोग क्या है किसी कांड में किसी वारदात में सीधे सीधे संलिप्त क्या है नहीं रहते हैं, लेकिन वे पीछे से उकसावा देते हैं। जैसे आप गांव समाज में देखते होंगे कि अरे तुम करो मैं देख लूंगा, भाई ये कुछ नहीं होगा यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्या चिंता करते हो। ये जो उकसावा है, और ये उकसावा भारतीय न्याय संहिता में तो है ही। जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को आप पढ़ते हैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ और कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, इसके साथ ही कहीं पर भी निवास करने और बस जाने का राइट टू रिजाइड, निवास करने का अधिकार, और बस जाने का अधिकार राइट टू सेटलमेंट दिया गया है। और कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अधिकार कुछ रोक के तहत है। जैसे कि मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलते बोलते मैं किसी अपराध के लिए उत्तेजन नहीं कर सकता। तो 8 तार्किक प्रतिबंध लगे हुए हैं भारत के संविधान में भी कि कोई भी व्यक्ति भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या कोई भी नागरिक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। लेकिन उसके बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ तार्किक प्रतिबंध हैं, और उन तार्किक प्रतिबंधों में से 8 जो प्रतिबंध हैं, 8 जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये भी है कि अगर आप अपराध के लिए उद्दीपन करते हैं, अगर आप किसी को उकसाते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग जब होती है बच्चों, तो मॉब लिंचिंग में भीड़ क्या करती है, किसी को क्या है कि गाय का काटने वाला समझकर भारत में भीड़ क्या है मार डालती है। ऐसी घटनाएं हरियाणा में हुई, ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई, झारखंड में हुई, दूसरे प्रदेशों में भी हुई। तो यहां पर जो भीड़ है, उस भीड़ को बाहर से कौन उकसावा दे रहा है? जो बाहर से उकसावा दे रहा है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, 19(2)
के तहत और इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 के तहत एक दंडनीय अपराध कर रहा है और उसे इस दंडनीय अपराध की सजा मिलेगी। अब आपको क्या समझना कि सर ने ये तो बता दिया कि भारतीय न्याय संहिता 18 जो 2023 है, उस 2023 के तहत धारा 48 उकसावे को दंडनीय अपराध बनाती है, लेकिन दंड कितना है ये समझना जरूरी है। तो अब आपको मैं एक क्यूरियासिटी के लिए क्यूरोटॉक को और इसके साथ ही विद्या जी को, इसके साथ ही विवेक को, इन सभी बच्चों को क्या है, एक मैं यहां पर क्विज दे रहा हूं कि आप एक खोजिए कि अगर उकसावा करना दंडनीय अपराध है तो इसमें दंड क्या है। क्या इसमें दंड जुर्माना है या इसमें जो दंड है वह क्या है, अब कारावास है, और अगर कारावास है तो कितने दिनों का कारावास है। इस बात को क्या है, एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर आपको जब आप सोचेंगे, जानेंगे, तो आप एक बेहतरीन क्या है ऑफिसर भी बनेंगे और एग्जाम भी आपका क्रैक होगा। तो कुछ चीजों को जिंदगी से जोड़ना है, जो आजकल हो रहा है उन उदाहरणों के माध्यम से समझना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी विषय इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जब कोई विषय आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा तो अपने आप क्या है उस विषय की आप तैयारी करेंगे कि अच्छा, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वेश कुमार सिंह एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको लेकर अभी एक फैसला आया, भीड़ ने क्या किया, उकसावे में आकर उनकी क्या है हत्या कर दी। आप सोचिए, एक सब इंस्पेक्टर ही उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह पता होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग जब होती है, उसमें जब कोई उकसावा देता है तो उकसावा देने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार की धारा लगती है, कौन सी धारा लगती है, और उस धारा के तहत उसे दंड क्या मिलता है। स्नैचिंग का जो अपराध है, जैसे मुखर्जी नगर में कुछ शराब के ठेके हैं, शराब के ठेके यहां पर्याप्त हैं। शराब तो आप जान ही रहे हैं कि बिहार को छोड़कर और गुजरात को छोड़कर क्या है अंधाधुंध बिकती है, और जहां नहीं बिकती है खुले तौर पर वहां चोरी छिपे बिक रही है। बिहार इसका उदाहरण है। नशाबंदी वहां पर पर्याप्त असफल हो गई है। तो मान लीजिए वैसे जो स्थान है वहां पर पीने पिलाने वाले जो पियक्कड़ लोग हैं, वहां पर अपराध की घटनाएं भी होती हैं, और स्नैचिंग जो है वो अच्छे अच्छे जगहों पर हो जाती है। जैसे मुखर्जी नगर में स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो गई, चैन स्नैचिंग हो गई। तो यहां पर जो मोबाइल स्नैचिंग हो गई, जो चैन स्नैचिंग हो गई, उसके बारे में एक प्रश्न है कि छीना झपटी का अपराध किस धारा में जोड़ा गया है। यह बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में स्नैचिंग को अपराध क्या है बनाया गया है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, जो स्नैचिंग है वह धारा 304 के तहत अपराध बनाई गई है। इसमें डी ऑप्शन होगा, यह बात आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो अब यहां पर तीसरे में डी हुआ। चौथे प्रश्न को फिर से देखते हैं। बीएनएस में अलग से मान्यता पाए नए अपराध कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता 1860 किन वजहों से अप्रासंगिक हो रही थी। देखिए, जब समाज जटिल होता जाता है तो अपराध भी क्या है उसमें नए नए किस्म के आने लगते हैं। और आज के समाज में जैसे जैसे आप देखिए कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जैसे जैसे प्रसार होता गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मीडिया प्लेटफॉर्म कई प्रकार के होते हैं। परंपरागत मीडिया जो प्लेटफॉर्म था वो रेडियो था, टेलीविजन था, अखबार थे। सोशल मीडिया का मतलब होता है जिसमें हम जो समाचार है, जो न्यूज है, जो खबरें हैं, उनको सोशली हम क्या है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपलोड क्या है, यहां पर अपलोड क्या है कर दे। तो यहां पर एक प्रश्न आया, दीपक नमस्कार सर ये क्लास डेली चलती है? बिल्कुल डेली चलती है, आप सभी का स्वागत है जो बच्चे आ रहे हैं।
और जो बच्चे अभी तक नहीं, जिन तक सूचना पहुंच पाई है, वो इस बात को समझ लें कि 7:25 से मूल विधि की क्लास, 8 बजे हिंदी की क्लास, 9 बजे से मैथ्स की क्लास और शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास, 6 से 7 और 7 से 8 क्या है, जीएस और जीके की क्लास इस प्लेटफॉर्म पर चलेगी। लेकिन अभी केवल 2 कक्षाएं चल रही हैं, बहुत जल्दी ही मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस, मतलब 1-2 दिन के भीतर वो भी क्या है स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल क्या है कन्विंस होकर, बिल्कुल ट्रस्ट के साथ क्या जुड़ सकते हैं। ये बहुत बड़े उद्देश्य से इस क्लास को चलाया जा रहा है और इस उद्देश्य में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत से एग्जाम देते हैं, उनको एक सदा हुआ मार्गदर्शन दिया जा सके और अगर हम लोगों के पास गुणवत्ता है तो वहां तक पहुंच सके। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मीडिया शब्द मीडियम से बना है। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। माध्यम कई प्रकार के होते हैं। पहले का माध्यम अखबार था, पहले का माध्यम जो मीडिया था वो टेलीविजन था या फिर रेडियो था। रेडियो अखबार पुराने थे, टेलीविजन 80 के दशक में भारत में प्रसारित हुआ। फिर उसके बाद आया इंटरनेट, इंटरनेट के साथ मोबाइल आया। इंटरनेट और मोबाइल के मिलने के बाद फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, ट्विटर जैसे या एक्स जैसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फिर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं और सबसे बड़ा यूट्यूब जैसे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसमें हम कहीं से भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे जो ये क्लास आप देख रहे हैं, ये क्यों सोशल मीडिया हैंडल है? क्योंकि इसमें हम कंटेंट मुखर्जी नगर से भी, इसमें हम कंटेंट उत्तर प्रदेश के देवरिया से भी, इसमें हम कंटेंट बिहार के पटना से भी, राजस्थान के जयपुर से भी, हम कहीं से भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। ये सामाजिक या सामुदायिक आधार पर क्या होता है, संचालित होता है। जो विकिपीडिया है, आप सोचिए कि पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया इंटरनेट पर लोगों ने क्या बना डाला। तो जो सोशल मीडिया है, इसके बच्चों पॉजिटिव पक्ष भी हैं और इसके क्या है नेगेटिव पक्ष भी हैं। जो पॉजिटिव पक्ष है वो ये है कि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है और किसी के अगेंस्ट भी क्या है हैशटैग चलाकर, ट्रोल करके उसको क्या है बहुत नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मुद्दों को उठाया जा सकता है। और इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि व्हाट्सएप पर बहुत सी ऐसी चीजें, अफवाहें प्रसारित होती हैं जो पूरी तरह से निराधार होती हैं और इससे लोगों को उत्तेजित कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं व्हाट्सएप पर प्रसारित खबरों की वजह से हुई। मॉब लिंचिंग क्या है? लिंचिंग का मतलब होता है मारना और मॉब मतलब भीड़। तो जब भीड़ सामूहिक तौर पर हिंसा आवेश में आ जाए, हिंसा पर उतारू हो जाए। अब यहां पर हमारे शब्दों में एक ऐसी अच्छी बुरी प्रवृत्ति होती है कि वो लोगों को व्यवहार के लिए क्या करती है, प्रेरित कर देती है, बाध्य कर देती है या व्यवहार की तरफ ले जाती है। हमारी जो स्पीच है वो एक्ट की तरफ क्या है ले जाती है। मॉब लिंचिंग में भी यही होता है। तो व्हाट्सएप का इस दुरुपयोग करते हुए अफवाहों को फैलाकर लोगों को उत्तेजित करना, ये एक प्रेजेंटली सोशल मीडिया के प्रसार के बाद एक बहुत बड़ा क्या है भारत में अपराध क्या है या भारत में बहुत बड़ी चुनौती क्या है बनता जा रहा है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर सर्वेश कुमार सिंह को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया और अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई। तो अब बीएनएस में अलग से मान्यता प्राप्त नए अपराध कौन से हैं? हत्या का प्रयास तो आईपीसी में भी था, आईपीसी 1860 में भी था। मॉब लिंचिंग संगठित अपराध, लघु संगठित अपराध, ये बच्चों बीएनएस 2023 में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। तो बीएनएस 2023 में जब ये जोड़ा गया तो ये क्या है, ये एक बड़ी चीज हो गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके साथ ही चोरी तो आईपीसी में भी था और ये बीएनएस में भी है और डकैती भी आईपीसी में भी थी और 1860 के या इसके साथ ही क्या बीएनएस में भी है। लेकिन ये नया अपराध है, नए अपराध को जोड़ा गया, इसलिए इसमें चौथे में बी आंसर क्या होगा, चौथे में बी आंसर होगा। फिर इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट यहां पर आते हैं कि आत्महत्या का प्रयास इस उद्देश्य से करना कि किसी को बाध्य या रोका जा सके, किस धारा में आता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हत्या तो जुर्म है ही, हत्या तो ऑफेंस है ही, आत्महत्या भी ऑफेंस है और आत्महत्या आईपीसी में भी ऑफेंस था, बीएनएस में भी ऑफेंस है।
अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है और खुदा न खास्ते अगर वो उसके बाद बच गया, तो उसको क्या है, एक और तकलीफ क्या है, अपनी जिंदगी में तो तकलीफ किसी वजह से झेल रहा है, इसलिए उसके भीतर मरने का ख्याल आया। लेकिन इसके बावजूद क्या है, एक दूसरा पहलू भी है कि वह दूसरे तरीके से भी क्या है, दूसरे तरीके से भी वह अपने जीवन में परेशान हो सकता है। और वह परेशानी क्या है, वह परेशानी यह है कि अगर बच गए, अगर आत्महत्या के प्रयास के बाद बच गए, तो उसके बाद क्या है, मुकदमा चलेगा और फिर एक दूसरी परेशानी क्या खड़ी होगी। आजकल भारत में मानसिक स्वास्थ्य जो है वह एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ रहा है, और बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करने के कारण, मोबाइल पर बहुत ज्यादा चीजें देखने के कारण भी लोगों का स्ट्रेस, लोगों का तनाव क्या बढ़ा है। क्योंकि हम इंसान हैं, सामाजिक वंचन की भावना हमारे भीतर आती है। कहीं दूसरे जगह हम ये देख रहे हैं कि सब कुछ चमकदार है और अपनी स्थिति को हमें बिल्कुल क्या, अपनी स्थिति बिल्कुल मामूली लगती है, तो वैसी स्थिति में हमें एक सापेक्षिक वंचन महसूस होगा। ये जो सापेक्षिक वंचन महसूस होता है, इस सापेक्षिक वंचन की वजह से भी हमारे भीतर तकलीफ बढ़ती जाती है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो इंटरनेट का, बहुत ज्यादा क्या है, मोबाइल का जो इस्तेमाल है, वो लोगों को कई तरह की बीमारियां क्या है पैदा कर रहा है। बच्चों, एक बीमारी है, जो एक बीमारी नहीं, एक समस्या है, कुछ देशों में से बीमारी के रूप में भी माना जा रहा है, और वो है कि अटेंशन डिसऑर्डर पैदा हो जा रहा है। लोग किसी एक चीज पर अटेंशन बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अटेंशन डिसऑर्डर इसलिए पैदा हो जा रहा है, वो सोशल मीडिया पर लगातार क्या है, रील्स देखते देखते ये कुछ देशों में बीमारी के रूप में क्या मान लिया गया है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर मोबाइल यूज के वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनको रोग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, उनको डिजीज के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो ऐसे ही आपको जीवन की चीजों को कोरिलेट करना है। देखो, कानून जो होता है वो जीवन से अलग नहीं होता। जीवन को, मानव जीवन को नियमन करने के लिए ही ये विधि व्यवस्था जन्म लेती है। और बहुत बड़े एक विचारक थे जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने तो परिकल्पना की थी कि प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक अवस्था में जब मनुष्य आया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि प्राकृतिक अवस्था में कोई नियम नहीं था, लेकिन जब नागरिक और सामाजिक अवस्था में मनुष्य आया तो उसमें नियम आ गए। प्राकृतिक अवस्था में कोई दंड व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो नागरिक अवस्था है, जो सामाजिक अवस्था है, उसमें दंड व्यवस्था आ गई। और इसलिए वो यहां पर तक भी कहते हैं कि लिबर्टी आपको सब कुछ करने का लाइसेंस नहीं देती, स्वतंत्रता आपको कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं देती। लिबर्टी और लॉ दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपसे यूपीएसआई के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वह कौन सा विचारक था जिसने ये कहा था कि कानून और विधि, जो स्वतंत्रता और विधि दोनों एक साथ चलते हैं, तो आपका उत्तर होगा जॉन लॉक। किसने कहा था कि लिबर्टी और लॉ जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, तो आपका उत्तर होगा लॉ। जॉन लॉक ने इंग्लैंड के एक 16वीं 17वीं शताब्दी के बड़े विचारक जॉन लॉक ने यह बात कही थी। तो लॉ एक जीवन का ही, मानव जीवन के नियमन के लिए आया है। मानव जीवन के नियमन के लिए धर्म भी है, मानव जीवन के नियमन के लिए नैतिकता भी है, मानव जीवन के नियमन के लिए कानून भी है। कानून, धर्म और नैतिकता सब मानव जीवन को अपने अपने तरीके से नियमन करते हैं। लॉ जो होता है वो वैलिड और इनवैलिड कार्यों का विभाजन, वैध और अवैध, कानूनी और गैर कानूनी के बनाकर करता है। धर्म पाप और पुण्य की अवधारणा से करता है, और नैतिकता जो है अच्छे और बुरे की धारणा से करती है। इसलिए कानून, धर्म और नैतिकता ये मनुष्य के जीवन को संचालित करने वाली तीन प्रणालियां हैं। इन तीनों प्रणालियों में से कानून, धर्म और नैतिकता से इस मामले में अलग है, क्योंकि कानून जो होता है वह वैध और अवैध के आधार पर मानव जीवन का नियमन करता है, और उस मानव जीवन के नियमन के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को संचालित करता है। दूसरी तरफ बच्चों क्या है, जो धर्म है वह जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य की अवधारणा के द्वारा लोगों को ईश्वर के दंड विधान से, लोगों को कुछ पाप, पवित्रता और अपवित्रता की भावना से मानव जीवन को संचालित करता है। जो नैतिकता है वह क्या है, अच्छे बुरे, सही गलत
के बोध के द्वारा मनुष्य के मानव जीवन को संचालित करती है। इसलिए कानून भी मानव जीवन के नियमन की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में ही क्या है कि आत्महत्या का कोई प्रयास कर रहा है, आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, अपने जीवन को अंत करने का प्रयास कर रहा है, तो और वह आत्महत्या का प्रयास क्यों कर रहा है? ताकि किसी को कुछ करने के लिए बाध्य किया जा सके। बहुत से लोग ये कहते हैं, बार बार धमकी देते हैं कि अपने आप को खत्म कर लूंगा और चिट्ठी लिख दूंगा तुम्हारे खिलाफ, बहुत सी ऐसी घटनाएं भी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब ये देखो, जैसे जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, पाकिस्तान जैसे देशों में जो आतंकवादी कार्य करने वाले जो लोग रहे हैं, वो आतंकवादी कार्य करने वाले लोगों की समस्या क्या है? उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 30-40 हजार रुपया दो और तुम जो कहोगे हम कर देंगे। अगर अपनी कमर में बम बांध कर किसी को क्या है, किसी को ऊपर वाले के पास पहुंचाना होगा, वो भी कर देंगे। अपनी जान देकर दूसरे की जान लेना एक प्रवृत्ति है। अपनी जान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दूसरा परेशान हो जाए। तो यहां पर भी वही है कि भाई क्या मतलब है यहां पर? तो यहां अब आप देखेंगे कि जो 5वां प्रश्न है उसमें पूछा गया कि कौन सी धारा है। तो ध्यान रखना बच्चों, 226 सेक्शन 226 बीएनएस 2023 सेक्शन 226 में यह प्रावधान किया गया है कि आत्महत्या का प्रयास इस उद्देश्य से करना कि किसी को बाध्य या रोका जा सके, दंडनीय है। इसमें सेक्शन 226 में यह बात क्या है कही गई है। 6वें सवाल को देखते हैं। एनेक्सर 1 के अनुसार बीएनएस में कितनी नई धाराएं और आंशिक संशोधन जोड़ेंगे? बहुत मामूली सवाल है लेकिन बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कुछ मामूली चीजों से ही गैर मामूली चीजों की तरफ आप बढ़ेंगे। कुछ साधारण से बहुत ही असाधारण की रचना होती है। तो यहां पर आपसे एक पूछा गया कि कितनी नई धाराएं, भाई कितनी नई धाराएं और आंशिक संशोधन कितने हैं? पहला है 5 नई और 8 आंशिक, दूसरा है केवल 20, तीसरा है 10 नई और 8 आंशिक और चौथा है 18 नई। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन बच्चों क्या सही होगा, 10 नई और 8 आंशिक धाराएं क्या है जोड़ी गई हैं, ये 6वां है। तो अब यहां पर 6वें प्रश्न के बाद हम लोग 7वें प्रश्न पर आते हैं। संगठित अपराध से संबंधित धारा कौन सी है? संगठित अपराध क्या होता है? देखो, एक अपराध यह होता है कि एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। चोरी, डकैती और मर्डर अगर हम लोग समझने की दृष्टि देखें तो व्यक्तिगत अपराध है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तस्करी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कोई माफिया सिंडिकेट चलाना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसमें क्या है कि एक आका होंगे, एक माफिया होंगे जिनके निर्देश सभी के द्वारा क्या माने जाएंगे। जाली नोटों की तस्करी करना, हथियारों की तस्करी करना, नशीले पदार्थों की तस्करी करना, यह संगठित अपराध है। और इसके साथ ही कई बार बिहार जैसे राज्यों में अपहरण एक बिल्कुल संगठित अपराध की तरफ क्या है, संगठित अपराध की तरह चल रहा था। इसी तरह से जब बच्चे कोचिंग से गुस्सा होते हैं तो कहते हैं कोचिंग माफिया। माफिया शब्द जैसे ही आपने यूज किया तो माफिया शब्द का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन और यह भी कि हर गैंगस्टर माफिया नहीं होता, केवल कुछ गैंगस्टर ऐसे होते हैं जिनका गैंग होता है और माफिया भी होते हैं। तो माफिया जो होता है वो संगठित अपराध के लिए प्रयोग होता है। भारत में संगठित अपराध को रोकने के लिए कानून कौन से हैं ये जानना जरूरी होगा। क्या उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को रोकने के लिए कोई विशेष कानून है? उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी कोका बनाया गया, बहुत खतरनाक कानून है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो देश की सुरक्षा को नुकसानदेह पहुंचाए, सरल शब्दों में आप समझिए, देश की सुरक्षा को नुकसानदेह स्तर पर क्या है, नुकसानदेह स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश करे तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगता है। तो रासुका उसको कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। इसी तरह से क्या है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे जबरदस्त कानून क्या है माना जाता है। तो यहां पर बच्चों ये सवाल आपसे पूछा गया, तो इसमें क्या है, संगठित अपराध से संबंधित धारा कौन सी है? संगठित अपराध से संबंधित धारा 111 है, इसलिए 7वें प्रश्न में उत्तर क्या होगा, 111। फिर हम लोग आते हैं, आतंकवादी कृत्यों से संबंधित धारा कौन सी है? आतंकवाद को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सी धारा प्रयोग की गई है? तो यहां पर बच्चों 111 संगठित अपराध के लिए है और 113 जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज
अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकी घटना हुई तो हमने इसी कानून को क्या किया, संशोधित किया। इसको हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967। यह गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 यही भारत का आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे प्रमुख कानून है। अब यहां पर आप जान गए कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी आतंकवाद को रोकने के लिए कौन सा प्रमुख कानून है, 113 को याद रखो और यूएपीए 1967 को याद रखो। अगर ये दोनों याद रखोगे तो आतंकवाद से संबंधित कौन सी धाराएं काम करती हैं इस बात को आप समझ जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि सीधा और यहां पर 8वां सवाल ये हो गया। 9वें सवाल को हम लोग देखते हैं, धारा 111 और 113 में किस प्रकार की कार्रवाइयां दंडनीय हैं। केवल अपराध करना, प्रयास करना, उकसाना, षड्यंत्र करना, केवल षड्यंत्र करना, रिपोर्ट दर्ज करना। जल्दी से इस बात का अगर क्या है आप देखेंगे तो इसमें 111 और 113, इसमें अपराध करना भी दंडनीय है, प्रयास करना भी, उकसाना भी दंडनीय, षड्यंत्र भी दंडनीय है। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 और धारा 113 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो टेररिज्म है इनसे संबंधित धाराएं हैं, ये यहां पर क्या है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए बच्चों एक प्रश्न की चर्चा के बाद हम लोग आगे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए मतलब अगली क्लास में करेंगे। क्या संगठित अपराध सिंडिकेट या आतंकी संगठन का सदस्य होना भी अपराध है? आप किसी के साथ उठते बैठते हैं, उठना बैठना भी अपराध हो सकता है। आप किसी के साथ सेल्फी लेते हैं, कल वो सेल्फी लेने वाला व्यक्ति सलाखों के पीछे है, तिहाड़ जेल में है, तो आपने भी अपराध कर दिया। अगर वो व्यक्ति आपराधिक है तो वहां पर अगर कोई कनेक्शन बन गया, अगर कोई ये बताया गया कि आपने भी क्या मदद ली। राजीव गांधी के हत्याकांड में एक आदमी ने सिर्फ लाकर बैटरी दिया था, के षणमुगम, और उस बैटरी, और उसे पता नहीं था कि इस बैटरी का इस्तेमाल बॉम्ब में किया जाएगा। और उसके बाद ये हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास का बहुत ही विशिष्ट अभूतपूर्व क्या केस बना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ और उस बैटरी लाने वाले व्यक्ति को उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसको बरी कर दिया। लेकिन उसके पहले उसने दर्जनों साल जेल में बिताए, और ये उसके मां की संघर्ष की अंतहीन कहानी है। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार गलत आदमी के साथ खड़ा होना भी आपको गलत बना देता है। और सिंपल जो सामाजिक सिद्धांत तो कानून में भी लागू होता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट या किसी आतंकी संगठन के सदस्य हैं। आप कुछ नहीं, आपने बंदूक नहीं उठाई, आपने कोई बंदूक नहीं उठाई, आपने कोई क्या है मशीन गन क्या है नहीं उठाई, ये यहां पर क्या है बात है। तो यहां पर बच्चों ये बात पूरी